गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th का चैप्टर है। समझो बच्चों, सबसे पहले महर्षि कणाद आए जिन्होंने द्रव्य के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि द्रव्य जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होता है। द्रव्य जो होता है वो छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होता है और महर्षि कणाद ने उन भाग को कण नाम दिया। कणाद से निकला है कण, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल। क्लियर? यही और साइंटिस्ट आए, डेमोक्रिटस और अरस्तु, उनके भी यही विचार थे। लेकिन इसके बाद जो डाल्टन आया, डाल्टन कहता है कि डाल्टन भी यही कहेगा लेकिन उसने नेम अलग दिया। डाल्टन कहता है कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब मैटर, मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा हर एक चीज आ जाती है। तो डाल्टन कहता है कि द्रव्य जिन छोटे छोटे भाग से मिलकर बना होता है उन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु, यानी एटम कहते हैं। क्लियर? अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे कहा गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एटम था वो नॉट डिवाइडेबल था, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता। जैसे कोई एक एटम है तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसके दो भाग कर दें, नो, ये कहना गलत होगा। तो डाल्टन कहता है कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता, परमाणु किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और ज्यों का त्यों निकल जाता है। यानी अगर हम रिएक्शन बैलेंस की बात करें तो रिएक्शन बैलेंस के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया था। जैसे अगर कोई रिएक्शन करानी हो, हमने कहा सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराओ तो बनेगा NaCl, रिएक्शन तो ये हो गई। लेकिन अगर इसमें देखें हम तो एक क्लोरीन, यहाँ पर कितने एटम थे? 2 एटम, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 एटम। तो अगर यहां से देखा जाए तो एक क्लोरीन तो खत्म हो गया ना। लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि परमाणु यानी कोई एटम है वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है और ज्यों का त्यों निकलता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन को। 2 हो गए और 2 Na। अब ये रिएक्शन एकदम बैलेंस है। इस रिएक्शन में क्या है, ना तो एक भी सोडियम एटम खत्म हुए हैं और ना ही एक भी क्लोरीन एटम खत्म हुए हैं। अगर 2 सोडियम यहाँ पर हैं तो 2 सोडियम यहाँ पर हैं, 2 क्लोरीन इस साइड है तो 2 क्लोरीन इस साइड है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि परमाणु को बांट नहीं सकते, परमाणु को नष्ट नहीं कर सकते और परमाणु को बना नहीं सकते। परमाणु द्रव्य का छोटा कण होता है, अविभाज्य है, और यह किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है तो ज्यों का त्यों निकल जाता है। क्लियर? ठीक, नॉट डिवाइडेबल, नॉट डिस्ट्रॉय। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। सबसे पहले ध्यान रखना, पहले कौन आया था? कणाद आया था। कणाद के जो विचार थे उनसे सहमत कौन थे? डेमोक्रिटस और अरस्तु। इसके बाद डाल्टन आए। डाल्टन ने द्रव्य के छोटे कण को, जो छोटा पार्ट है, छोटा भाग है, उसको क्या कहा? परमाणु कहा। अब यहां तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तक जो बात सामने आई वो थी परमाणु ही किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण है, यानी कोई द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो और साइंटिस्ट आए, डाल्टन के बाद जो भी साइंटिस्ट आए वो सारे के सारे साइंटिस्ट हम लोग किसमें काट डालते हैं? मॉडर्न में, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत क्या है, परमाणु को भी बांटा जा सकता है। यानी परमाणु 2 प्रकार के पार्टिकल, मतलब कहने की बात कहें कि परमाणु जो है वो भी किसी ना किसी से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और उन पार्टिकल को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, यानी मूल कण। तो मूल कण की डेफिनेशन हो गई, कोई परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को हम लोग मूल कण कहते हैं। अब मूल कण 2 प्रकार के होते हैं, स्टेबल यानी स्थायी, अनस्टेबल यानी अस्थायी।
क्लियर। स्टेबल मूल कण में 3 आते हैं कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम लोग क्लास 10 तक यही 3 पार्टिकल पढ़ते थे स्टेबल वाले। अनस्टेबल में पाई मेसॉन, एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, गट्टा पार्चा, ईटीसी। ठीक, हमें यहां पर काम है पाई मेसॉन का। क्लियर हो गया, राइट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, देखो डिस्कवर याद रखना, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ईटा पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा से हुआ थॉमसन, पा प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर थॉमसन ने की, प्रोटॉन डिस्कवरी रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की डिस्कवर जो है वो है जेम्स चैडविक। क्लियर। अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, गेट बंद कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज में जाते हैं। कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती है? हो रहा होगा। कैथोड रेज में क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे कंपटीशन के क्वेश्चन भी बनते हैं। यहां पर जो है नेगेटिव, जो होगा पॉजिटिव। हाई वोल्टेज, याद रखना, अलग अलग बुकों में वोल्टेज दे दिया जाता है। कोई कहता है 5000 से 10,000, कोई कहता है 10,000 से 20,000। लेकिन अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने जो अपनी खुद की बुक लिखी है, उनमें उन्होंने केवल और केवल हाई वोल्टेज बताया है। हाई वोल्टेज 440 वोल्ट भी होता है। क्लियर, इस बात को याद रखना। इस कारण हम यहां पर वोल्टेज खोलेंगे नहीं। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 mmHg, मिलीमीटर मरकरी बैरोमीटर, जो कि प्रेशर को मापता है। यहां पर देखिए, मैंने इसमें छोटा नेगेटिव लगाया है, तो ये प्लेट जो लगी है वो भी किसकी होगी? नेगेटिव की होगी। पॉजिटिव है, प्लेट पॉजिटिव की होगी। अब यहां से थोड़े से कंपटीशन के क्वेश्चन देखो। यहां पर जो प्लेट ली थी साइंटिस्ट ने, वो किस मेटल की थी? वो थी एल्यूमिनियम की। एक क्वेश्चन तैयार। कौन सी प्लेट ली थी? एल्यूमिनियम, फॉयल, पन्नी कह दो, प्लेट के जो भी कहना हो, लेकिन वो है एल्यूमिनियम का, ध्यान रखना। ठीक। अब यहां पर इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब, यानी विसर्जन नली। विसर्जन नली, इसको लेने का काम था सर विलियम क्रुक्स था। कौन था? सर विलियम क्रुक्स। क्लियर। इसमें और साइंटिस्ट आए थे, हेनरिक गिस्लर था। तो देखो काम क्या किया था, जब जैसे हेनरिक गिस्लर आया तो उसने कम दाब पर इस विसर्जन नली में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो कोई एक्सपेरिमेंट, मतलब चमक आ रही थी, जैसे उंजेला है। अब इसने गलती क्या कर दी थी, इसने प्रकाश में अपना इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो उसे समझ में नहीं आया कुछ। तो फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एक काम करो, इसको अंधेरे में करो। क्लियर। तो याद रखना, हेनरिक गिस्लर ने इसे प्रकाश में किया था। उसके बाद जब इसका कोई एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, तो फिर जो और साइंटिस्ट थे, जैसे टॉमसन थे, स्टोनी थे, टॉमसन इन सब का हेड था, इस बात को याद रखना। इसी कारण कैथोड रेज डिस्कवर को कहा जाता है जे टॉमसन। दो थे, एक था जे टॉमसन, एक था जेपी टॉमसन। याद रखना, दोनों ही पिता पुत्र थे और दोनों ही नोबेल प्राइज विनर हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो हेनरिक गिस्लर आए, उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रकाश ले लिया था। तो फिर जो दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एक काम कीजिए, इसे आप अंधेरे में कीजिए। जब अंधेरे में किया तो यहाँ पर इन्होंने एक ZnS की प्लेट भी लगाई। तो
यहां से कुछ पार्टिकल गए जो सामने की ओर गए और ZnS की प्लेट जो है वो चमकने लगी। ये वाली प्लेट नहीं चमक रही थी, ये वाली प्लेट चमक रही थी। देखो प्रकाश में चमक तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंधेरे में जो प्लेट चमकेगी वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो ZnS जब प्लेट चमकी तो साइंटिस्ट कहने लगे या तो ये ऑटोमेटिक चमकी या तो कुछ पार्टिकल यहाँ से आए हुए हैं। क्लियर है? तो अब उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए वो समझिए। यहां पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में। क्या रख दिया बीच में? ऑब्जेक्ट। जब इस ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इस ऑब्जेक्ट की जो छाया है, शैडो, परछाई जिसको कहते हैं, वो सामने इस प्लेट पर बन गई। इसका मतलब प्रूव क्या हुआ कि कुछ ना कुछ यहां से आया है जो इस प्लस की ओर जा रहा है, तभी तो वहां पर शैडो बन गई। अगर यह अपने आप चमकता तो इसकी शैडो नहीं बनती। क्लियर हो गया? जैसे टॉर्च है, टॉर्च जलाओ और टॉर्च के सामने उंगली कर दो तो उंगली की शैडो सामने बड़े आकार में बन जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉर्च कैसी है? ऐसे। फोकस कैसा होता है? ऐसे, सीधा नहीं चलता। क्लियर है? तो उसी प्रकार ये तो सीधी चल रही थी, तो यहां पर इसकी शैडो बन गई। इसका मतलब कैथोड से कुछ ना कुछ निकला है, माइनस वाले यानी कैथोड से कुछ ना कुछ निकला है जो सामने की ओर यानी प्लस यानी एनोड की ओर चलती हैं। और यह कैसी रेखा में चल रही है? सीधी रेखा में चल रही है। क्लियर? अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चलती तो हो सकता था शैडो ना बनती, या शैडो बनती भी तो वो छोटी बनती या फिर बड़ी बनती। क्लियर? अब देखिए इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक घूर्णी पहिया लगा दिया, रोटेशनल व्हील। रोटेशनल व्हील जैसे 5-10 रुपए की वो नहीं आती है फरंगी, उसको लेके हम लोग दौड़ते हैं तो वो घूमने लगता है, या फिर उसको लेकर हम कूलर के सामने खड़े हो जाएं तो वो रोटेट करने लगता है। उसी तरीके का इन्होंने एक रोटेशनल व्हील लगाया। रोटेशनल व्हील जब लगाया तो वो रोटेशनल व्हील क्या करने लगा? मूव करने लगा, घूमने लगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हम उस घूर्णी पहिए को प्रकाश में, लाइट में ऐसे रख दें तो क्या वो घूमने लगता है? नहीं घूमता है। लेकिन अगर हवा में रख दें, हवा चल रही हो या हम दौड़ लगाएं या कूलर के सामने रख दें तो वो घूमने लगता है। उसका रीजन है क्योंकि एयर में जो पार्टिकल होंगे उनका मास होगा। क्या होगा? मास होगा, वेट होगा। जब वेट होगा तो क्या करेगा? वो वेट होगा तो फोर्स भी लगाएगा। वेट होगा तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, यानी प्रेशर लगेगा। हम प्रेशर की बात करें, जैसे एक टरबाइन है, जैसे सपोज हमने एक जी मार्कर ले लिया और यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ा है, ये रोटेट हो सकता है इस तरीके से। ठीक, अगर यहाँ पर हम उंगली मारें या पत्थर गिराएं तो ये कहाँ की ओर जाएगा? ऐसे जाएगा ना। क्लियर? उसी तरीके से ये क्या हो गया, जब ये रोटेट होने लगा तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इनसे जो भी चीज निकली है उनका नेचर पार्टिकल नेचर है। कैसा नेचर है? पार्टिकल। और पार्टिकल नेचर उसको कहते हैं जिसके पास मास होता है। क्या होता है? मास। क्लियर हो गया ना? यानी इन्हें क्या कहा गया? कण कहा गया। क्या कहा गया? कण, यानी पार्टिकल। क्लियर हो गया ना? और यह पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हैं जो मास भी रखते हैं। इस बात को प्रूव हो गया इस एक्सपेरिमेंट से। अब अगला एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी। कैसी प्लेट लगा दी? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको बना दिया पॉजिटिव, इसको बना दिया नेगेटिव। तो ये जो पार्टिकल जा रहे थे और यहाँ पर दोनों में ही ZnS लगा दिया। ZnS इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर ZnS नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस ओर गई हैं। क्लियर? चमक नहीं आएगी। तो यहाँ पर जब ZnS लगाया तो ये पार्टिकल किस ओर मुड़ गए? ऐसे प्लस की ओर मुड़ गए। प्लस की ओर मुड़ गए। और सभी को पता है कि विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, और समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। प्लस की ओर मुड़ना, इसका मतलब इन पर कौन सा आवेश होगा? माइनस आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? माइनस आवेश होगा।
क्लियर। और इनका आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी मैंने आपको मास नहीं बताया क्योंकि मास मुल्कन का एक्सपेरिमेंट है, मुल्कन प्रयोग, उसको हम बाद में बताएंगे, ध्यान रखना, ठीक। अब इसके बाद क्या किया, साइंटिस्ट ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। कौन सी फील्ड लगा दी, मैग्नेटिक फील्ड, N और S। तो मैग्नेटिक फील्ड में हुआ क्या, कैथोड रेज उस ओर मुड़ गई जहां पर मैग्नेटिक फील्ड उन पर ज्यादा अप्लाई हो रहा था, मतलब डिस्टर्ब हो गई। कैथोड रेज कैसी हो गई, डिस्टर्ब हो गई। क्लियर। यानी प्रूफ क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज डिस्टर्ब हो जाती है, यानी विक्षेपण प्रदर्शित करती हैं। विक्षेपण मतलब अपने मार्ग से भटक जाती हैं, जा रही थी सीधी, हमने N और S लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो कुछ N की ओर चली गई और कुछ S की ओर चली गई। क्लियर हो गया ना, ठीक। इतना तो ध्यान रखना, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था जो सीधे छाया दे रहा था, वो ऑब्जेक्ट था कि कैथोड रेज सीधी डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक। दूसरा एक घूर्णी पहिया लगाया था, वो प्रूव कर रहा था कि कैथोड रेज के पास मास है, ठीक। तीसरा हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, यानी यह कैथोड रेज चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण प्रदर्शित करती हैं। क्लियर। चौथा हमने प्लस माइनस लगाया था, प्लेट लगाई थी दो, जो प्रूव करती हैं कि कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है, निगेटिव से मिलकर बनी हुई है, और इनका चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब यहां पर सुनिए, चार्ज निकाल लिया, अब दिक्कत आई नामकरण की। तो साइंटिस्ट तो बहुत सारे थे, ठीक, क्योंकि कमेटी थी पूरी एक, उनका हेड कौन था, थॉमसन था। तो सभी साइंटिस्ट अपने अलग अलग नाम देने लगे। कोई कहने लगा इन्हें एथर वेव नेम दे दो, कोई कहने लगा इन्हें मेटाकार्पल्स नेम दे दो। तो फिर एक स्टोनी महोदय आए, स्टोनी, याद रखना नाम को, स्टोनी, STONEY। स्टोनी कहता है नहीं, इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दो। क्या नाम दो, इलेक्ट्रॉन। और तब कैथोड रेज को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब एक बात और सुन लीजिए, इन्हें कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि यह रेज कैथोड प्लेट से निकली हैं। कैथोड प्लेट से निकलने के कारण इन रेज को कैथोड रेज कहा गया है। इस बात को माइंड में आप लोग फीड कर लेना। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद जो हो गया इसका चार्ज, नामकरण दिया स्टोनी ने। इसका जो मैन था, मतलब अगर कैथोड रेज के डिस्कवर की बात करें, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर की बात करें, तो उसका श्रेय किसको जाता है, थॉमसन को। थॉमसन ना लिख के उसको क्या कहते हैं, थॉमसन लिखते हैं। और थॉमसन का नाम क्या था, जे थॉमसन। याद रखना, JP थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन पर काम किया था, लेकिन डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन का पुत्र था JP थॉमसन, और दोनों ही नोबेल प्राइज विनर हैं। इस बात को याद रखना। इन्होंने इसके पार्टिकल नेचर को बताया था, और JP थॉमसन ने उसके वेव नेचर को बतलाया था। क्लियर है। अब देखते हैं हम मुल्कन से, अब इसके मास की बात कर लें थोड़ा सा। तो इसका जो मास होता है m, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 10⁻⁻31 kg। क्या है, इसका मास है, मास, ध्यान रखना केजी में, ठीक। आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक साइंटिस्ट है मुल्कन ने इसके मास के बारे में बताया था, और इसके चार्ज बाय मास रेशियो को भी बतलाया था। इस बात को याद रखना। और एक चीज और बताना चाह रहा है, ध्यान रखना, कैथोड रेज हम पढ़ रहे हैं, तो कैथोड रेज के E/m की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। आप इसके E/m की वैल्यू निकाल सकते हैं। E की वैल्यू क्या होगी, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। m की वैल्यू आपको दी गई है, आप डिवाइड कर दोगे, आपकी E/m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब सुनिए थोड़ा सा, और जो कैथोड रेज आपको इन्हें रेज को कैथोड रेज क्यों कहा गया, क्योंकि यह रेज कैथोड से निकली है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकले हैं, कैथोड से निकले हैं। इस रीजन से इन रेज को कैथोड रे कहते हैं। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी की जानकारी ले लें। क्या किया
साइंटिस्टों ने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल ली, हमने ले ली टंगस्टन, और इन पर इन कैथोड रेज को गिराया। जब कैथोड रेज पर इन्हें गिराया गया, कैथोड रेज को इस मेटल पर गिराया गया, तो एक नई रेज बनी जिन्हें कहा गया एक्स रे। क्या कहा गया? एक्स रे। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो सब यही होते हैं, कैथोड रेज से बनाई जाती हैं। क्लियर? जब कैथोड रेज को उच्च गलनांक वाली धातु पर गिराते हैं, तब नई किरणें बनती हैं, नई रेज बनती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एक्स रे कहते हैं। और इस रेज की डिस्कवरी की रोएंटगन साइंटिस्ट ने। किसने की? रोएंटगन। क्लियर? और सुन लीजिए, आज कैथोड रेज खत्म कर देंगे हम। अब देखिए, कैथोड रेज जो धातु की प्लेट होती है, पतली सी पन्नी को पार करने में इनकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, पार कर जाती है आसानी से। यह रेज गैसों का आयनन भी कर देती हैं, मतलब गैस जो है उसको आयनित कर देगी। देखिए, हम एक गैस को हम देखते हैं, हमने कहा हाइड्रोजन है, ठीक, या हम कहते हैं हीलियम है। लो, हीलियम है, इन पर कैथोड रेज गिराएंगे। कैथोड रेज में होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर देगा? He++ बना देगा और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। देखिए कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इससे टकराया, इसको एनर्जी मिल गई, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन होगा, एनर्जी, इतनी एनर्जी जबरदस्ती इसमें गिराया गया, तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको भी साथ लेकर निकल गया। क्लियर? यानी जब कैथोड रेज को किसी गैस पर गिराते हैं, तो वह गैसों का आयनन कर देती हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन गिराएं तो H+ बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कैथोड रेज गैसों का आयनन कर देती हैं। क्लियर? इनके E/m का मान नेतांक होता है। क्लियर? यह धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार हो जाती हैं। क्लियर हो गया? यह उच्च गलनांक वाली धातु से टकराकर नई किरणों का निर्माण करती हैं, जिन्हें एक्स रे कहते हैं। इस एक्स रे को डिस्कवर किसने किया? रोएंटगन ने किया। और रोएंटगन के साथ एक साइंटिस्ट और था, मोजले, जिसने नई आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, उसको बतलाया था। क्लियर? वो हम इसी चीज को जब हम अब नेक्स्ट अपना चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर बतलाएंगे। इसको खींच नहीं रहे हैं ज्यादा। क्लियर हो गया ना जी? आपका क्या है? कैथोड रेज है, इस बात को बिल्कुल याद रखना। और यह कौन सा? स्टेबल, ऊपर बताया था ना, यह स्थायी मूल कण होता है, मतलब यह नष्ट नहीं किया जा सकता। याद रखना, न्यूट्रॉन स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। न्यूट्रॉन अगर परमाणु के अंदर होगा तो स्थायी होगा, और परमाणु के बाहर है तो वो अस्थायी होगा। 14-15 मिनट में वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप। अगर बाहर है तो, अगर एटम के बाहर है तो अस्थायी है, अनस्टेबल है, और एटम के अंदर है तो स्थायी, उसे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही रहता है। कल हम एनोड रेज यानी कैनाल किरणों के बारे में बताएं। क्लियर?